पैडेड ब्रा पहनने से ह्यूमिड एनवायरनमेंट में फंगस का रिस्क ज़रूर है। अगर आप उसको वॉश प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हैं, आप हर रोज़ चेंज नहीं कर रहे हैं, कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ेगा। एक है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होता है, ये सच्चाई है। हाँ, ये सच्चाई है और ये बहुत नोन फैक्ट है। कह लो कि क्यों हम ब्रेस्ट कैंसर अब ज़्यादा देख रहे हैं, बिकॉज लोगों को कूल नहीं लगता कि वो ब्रेस्ट फीड करें। उनको लगता है ब्रेस्ट पंप खरीदें, कंपनीज जो पाउडर्स बेच रही हैं वो इतना प्रमोट करती हैं कि लगता है कि टॉप फीडिंग किया जाए। या वर्किंग मदर्स हैं, उनको अपने वर्क पे वापस जाना है, सो देव नॉट ऑप्टेड फॉर नहीं कर रहे हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग। ये वो लोग हैं जो अपना रिस्क बढ़ा रहे हैं। सो एक्चुअली तो जितनी बार लाइफ में ब्रेस्ट फीडिंग होगी उतना ही उल्टा बेटर है, आपका कैंसर का रिस्क कम होता है। ग्रेट। सो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर औरत को करना चाहिए, हर महीने करना चाहिए। पीरियड आने के बाद 5वें से 7वें दिन के बीच में इज़ अ गुड टाइम। आप जब नहाने गए हैं उस टाइम पे अगर आपके बाथरूम में मिरर है उस टाइम पे एग्जामिन करिए। दोनों की शेप रेगुलर, आपकी जो भी एबनॉर्मल उनके साइज में डिफरेंस है वो नोटिस करिए। निपल्स नोटिस करिए, अंदर को तो नहीं जा रहे हैं, कोई स्किन कहीं से पकड़ तो नहीं है, अंदर को खिंचाव तो नहीं लग रहा स्किन में, जैसे संतरे जैसा स्किन का टेक्सचर तो अदरवाइज तो स्मूथ होता है पर संतरे जैसा टेक्सचर तो नहीं। हार्ड लम्प जो हिले ना, जो एक ही जगह पे है, जो इरेगुलर है, शुड अलर्ट यू। इवन जैसे एक सीड का फील कोई लंप दे रहा है आपको कि जैसे हार्ड दाना है, ये उस पे भी अलर्ट हो। तो आपके हिसाब से नॉर्मल शेप और साइज क्या है ब्रेस्ट का? आप यंग गर्ल जिसके अभी ब्रेस्ट ग्रो की है मोर पॉइंटेड होंगे, मोर अपवर्ड पॉइंटिंग होंगे। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वो नॉर्मल उस पे पोजीशन पे आ जाते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग हुआ हल्का सा, उसके बाद सैगिंग आता है। ओवर टाइम आप मेनोपॉजल फेज में आए थोड़ा और सैगिंग आएगा, धीरे धीरे फैट टिश्यू भी कम होता है। कुछ ऐसी क्रीम्स का इस्तेमाल करती हैं ब्रेस्ट के साइज को बढ़ाने के लिए, और क्या इसको रेगुलर यूज करने से ब्रेस्ट को कुछ खतरा है? डेफिनेटली खतरा है, क्योंकि अगर हम ब्रेस्ट साइज बढ़ाने के लिए तो हम ईस्ट्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हार्मोन जो अगर कैंसर सेल पड़े हैं तो उनको और स्टिमुलेट कर देगा। आपको पता है इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर जो है वो महिलाओं में होने वाला नंबर 1 कैंसर बन चुका है। इंडिया में आज भी ब्रेस्ट हेल्थ पर बात करना लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, इसके बारे में बात करने से वो हिचकिचाते हैं। इतना ही नहीं, कई सारी महिलाओं को तो ये भी नहीं पता है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है क्या, उन्हें हर महीने ये कैसे कब करना चाहिए। इसके अलावा ब्रेस्ट में कुछ अलग तरीके की चीज़ें महसूस हो तो किसे जा कर के बताएं, ये कब नॉर्मल है कब नॉर्मल नहीं है। साथ ही इसे लेकर बहुत सारी ऐसे तमाम मिथ्स भी हैं जो आज भी सोसाइटी में फैली हुई हैं, जैसे कि पैडेड ब्रा पहनने से कैंसर हो सकता है, वायर्ड ब्रा पहनने से कैंसर हो सकता है, अगर आप ब्रा रात में पहन करके सोते हैं तो भी आपके ब्रेस्ट के लिए अच्छा नहीं है। इसके साथ ही ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं जो आई एम श्योर आप तक भी पहुंचे होंगे, लेकिन इनमें से कितनी बातों में सच में ये सच्चाई है या ये सच में एक अफवाह है और मिथ है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे हमारे पॉडकास्ट एपिसोड में, जिसके लिए सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर पायल चौधरी, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट रेनबो हेल्थ केयर हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। डॉक्टर, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके ज़रिए हमारी ऑडियंस तक ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट हेल्थ के बारे में अवेयरनेस इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। सो मेरा पहला जो सवाल होगा वो एक थोड़ा सा रैपिड फायर जैसा होगा। हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आप प्लीज़ आंसर दीजिएगा उसका कि ये सच में सही है या जस्ट एक फैड है और मिथ है। सबसे पहले, पैडेड ब्रा पहनने से आपके ब्रेस्ट हेल्थ खराब हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। पैडेड ब्रा पहनने से ह्यूमिड एनवायरनमेंट में फंगस का रिस्क ज़रूर है। अगर आप उसको वॉश प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हैं, आप हर रोज़ चेंज नहीं कर रहे हैं, बट नो, कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ेगा। एक लाइटली पैडेड और एक हेविली पैडेड ब्राज होते हैं, तो उसमें कहा जाता है जो हेविली पैडेड ब्रा होते हैं उसको पहनने से कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। नहीं, कैंसर का रिस्क तो नहीं बढ़ेगा पैडेड ब्रा से, बिकॉज मैकेनिज्म ही कैंसर का ना तो गर्मी है ना ही रिस्ट्रिक्शन है। मैकेनिज्म तो कैंसर का सेल्स के अंदर स्लोली कैंसरस चेंज आ जाती है, जो कि बड़े सारे फैक्टर हैं जिनके कारण ऐसा हो सकता है। हीट वुड नॉट बी वन ऑफ देम, या राइज इन टेम्परेचर कहिए कि उस जगह का टेम्परेचर बढ़ गया, जो कि पैडिंग से हमें
एक्सपेक्ट कर रहे करते हैं, हैं हाँ। वुडंट बी वन ऑफ देम। ओके। जी। वायर्ड ब्रा अगर हम लंबे समय तक पहन करके रखें तो इससे कॉन्स्टेंटली प्रेशर होता है और प्रेशर से जो सेल्स होते हैं वो कैंसर सेल्स में तब्दील हो जाते हैं। नहीं, ऐसा भी देखिए एविडेंस तो ये नहीं कहता है, जितनी अभी तक हमारी रिसर्च है इन सब चीज़ों में उनमें तो कोई ऐसा नहीं आया है कि इससे होगा। हाँ, वायर्ड से अंडरवायर्ड अगर ठीक साइज़ की नहीं है, अगर उसकी वायर्स की बार बार धोने से टेढ़ी हो गई हैं तो वो पोक ज़रूर कर सकती हैं, स्किन को इरिटेट कर सकती हैं, पर कैंसर करें नहीं, अनलाइकली। ऐसा नहीं है। जी। ब्रेस्ट लोगों को लगता है कि एकदम परफेक्ट शेप और साइज में होना चाहिए, बट कई ऐसी लड़कियां हैं जिनका ब्रेस्ट शायद दोनों साइज बराबर ना हो, एक साइज बड़ा हो एक साइज छोटा हो, तो ये नॉर्मल है या अब नॉर्मल है? देखिए, ह्यूमन बॉडी द ब्यूटी इज इन द इम्परफेक्टनेस। ना दो आंखें बराबर, ना दो कान बराबर, उसी तरह ना ही ब्रेस्ट का साइज दोनों साइड का बराबर। इनफैक्ट ब्रेस्ट के साइज में हमेशा डिफरेंस होता है एंड दैट्स अ नॉर्मल थिंग टू एम्ब्रेस कि ऐसा ही है एंड ऐसा ठीक है। दूसरा, ब्रेस्ट फीडिंग में कई बार मदर एक साइड प्रेफरेंशियली बच्चा ज़्यादा पी रहा है, दूसरी साइड कम, तो साइज में और डिफरेंस नज़र आएगा। इसका और कोई मायने नहीं एक्सेप्ट कि अगर कॉस्मेटिकली वो आपको बॉदर करता है। बहुत मतलब मैंने ऐसे मिथ सुने हैं, आई डोंट नो आप तक पहुंचे होंगे कि नहीं, कि जिन लड़कियों के हेवी ब्रेस्ट होते हैं, हेवी बस्टेड ब्रेस्ट, उनमें कैंसर पनपने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नहीं, आई थिंक उनमें द ओनली जो मैं चीज़ कहूँ कि क्या उनमें मुश्किल हो सकता है, एक तो उनके लिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज उतना ही हैवी है ब्रेस्ट, मतलब ग्लैंडुलर ज़्यादा है, तो हाथ से आप पैल्पेट करेंगे तो हो सकता है आपको लंप इजीली ना फील हो। वन इज दैट। दूसरा, कई बार बहुत हैवी जिनका होता है उनकी बैक पे स्ट्रेन आता है, बिकॉज ग्रेविटी के कारण वो वेट पड़ता है बैक पे, अपर बैक पे, सो वो ज़्यादा का उनको फील करनी पड़ती है चीज़, वो ज़्यादा झेलनी पड़ती है। कैंसर का रिस्क बिल्कुल नहीं बढ़ता है, नहीं। ओके। अगर रात में हम ब्रा पहन करके सो रहे हैं, बिना उसको उतार करके सो रहे हैं, तो क्या इससे भी ब्रेस्ट हेल्थ अफेक्ट हो सकती है? जैसे मैंने पहले बोला कि कोई चीज़ रिस्ट्रिक्टेड है तो उसमें मॉइस्चर और फंगस ऐसी चीज़ों का रिस्क ज़्यादा है रादर देन कैंसर आने का रिस्क। सो कैंसर का रिस्क नहीं, बट हाँ, एक तो अनकंफर्टेबल रहेंगे आप और दूसरा ह्यूमिड रहेगा एनवायरनमेंट। एक है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होता है, ये सच्चाई है। हाँ, ये सच्चाई है और ये बहुत नोन फैक्ट है। कह लो कि क्यों हम ब्रेस्ट कैंसर अब ज़्यादा देख रहे हैं, बिकॉज लोगों को कूल नहीं लगता कि वो ब्रेस्ट फीड करें। उनको लगता है ब्रेस्ट पंप खरीदें, कंपनीज जो पाउडर्स बेच रही हैं वो इतना प्रमोट करती हैं कि लगता है कि टॉप फीडिंग किया जाए, या वर्किंग मदर्स हैं उनको अपने वर्क पे वापस जाना है, सो देव नॉट ऑप्टेड फॉर नहीं कर रहे हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग। ये वो लोग हैं जो अपना रिस्क बढ़ा रहे हैं। बट अदरवाइज जब आप ब्रेस्ट फीड करते हैं उन महीनों में ईस्ट्रोजन हार्मोन नीचे चला जाता है, तो ब्रेस्ट को जो स्टिमुलेंट है मेजरली हार्मोनल, जो कैंसर का कारण बन सकता है, वो स्टिमुलेंट चला गया। सो एक्चुअली तो जितनी बार लाइफ में ब्रेस्ट फीडिंग होगी उतना ही उल्टा बेटर है, आपका कैंसर का रिस्क कम होता है। ग्रेट जी। इसी में एक और डॉक्टर है कि जैसे ऑब्वियसली आप जब प्रेग्नेंट होती हैं तभी आपका ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है। जी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आजकल प्रेगनेंसी ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, जी। वो बिना बच्चे के रहना पसंद करते हैं। जी। तो एक धारणा ये भी बनी हुई है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं होती हैं, बच्चे नहीं प्रोड्यूस करती हैं, तो ब्रेस्ट मिल्क नहीं हो पाता उनमें, तो इससे कैंसर का रिस्क बढ़ता है। ब्रेस्ट मिल्क नहीं हो पाना नहीं, हार्मोन की स्टिमुलेशन है कारण, जिसके कारण कैंसर का रिस्क बढ़ता है। काफ़ी सारे ये जो ब्रेस्ट कैंसर हैं ये स्टिमुलेट होते हैं ईस्ट्रोजन से, प्रोजेस्ट्रॉन से। सो जब शरीर में वो कंटिन्यूस बनता रहेगा, पीरियड रेगुलर आता रहेगा, आपके हार्मोन राइज हो रहे हैं, फॉल हो रहे हैं हर साइकिल में, बीच में ना तो प्रेगनेंसी एपिसोड आ रहा है 9 महीने का जब ये हार्मोन्स डिफरेंटली बिहेव करेंगे, ना ही ब्रेस्ट फीडिंग एपिसोड आ रहा है। तो आप सोचिए, नहीं तो साल सवा साल इसी में निकल जाता है, कई बार ज़्यादा, राइट। अगर कोई साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, 9 महीने प्रेगनेंसी के, साल भर का ब्रेस्ट फीडिंग, ये सब टाइम प्रोटेक्शन का है ब्रेस्ट के लिए। जी। तो ऐसा मतलब जो लोग ये कहते हैं उनमें जैसा कि आपने बताया वो चीज़ समझनी और जाननी चाहिए। जी। साथ ही जैसे ब्रेस्ट को लेकर के ये है कि हर ब्रेस्ट पेन इज़ अब नॉर्मल, इज़ नॉट नॉर्मल। आपके ब्रेस्ट में कभी भी पेन हो रहा है तो मतलब कुछ खतरे की घंटी है। एक्चुअली में मुझे लगता है कि अदर वे अराउंड सोचना चाहिए।
पेनफुल ब्रेस्ट जनरली कैंसरस नहीं होते। 2 एंड स्टेज कैंसर में जब नर्व्स इन्वॉल्व हो जाती हैं कि इतना फैल गया कि नर्व्स इन्वॉल्व हो गई, वो ज़रूर पेनफुल होता है। अच्छा। बट दैट्स लास्ट स्टेज, स्टेज 4। उससे पहले आपको और बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो अदरवाइज एक्चुअली पेनफुल ब्रेस्ट इज हार्मोनल, पीरियड की हार्मोनल फ्लक्चुएशन के कारण होता है। आप देखेंगे कि पीरियड आने से कुछ दिन पहले ब्रेस्ट टेंडर हो जाएंगे, टच करने पे दुख सकते हैं या लगता है कि भारी है या पेनफुल है। कई लोगों में ये साइक्लिक है कि उनको पीरियड आने से पहले ऐसा लगेगा, कई लोगों में ये कंटिन्यूअस भी चलता है। कई बार पेरीमीनोपॉजल टाइम, जब हमारे पीरियड्स खत्म होने वाले हैं, उसके अराउंड भी ब्रेस्ट पेनफुल हो जाती है, चाहे उससे पहले कभी ना रही हो। दैट इज बिकॉज अब हार्मोन्स बहुत रैपिडली फ्लक्चुएट कर रहे हैं और उससे फर्क पड़ता है। परफेक्ट। तो ये हमारा छोटा सा रैपिड फायर सेशन जी। था जिसमें आपने बहुत ही ब्यूटीफुली सभी का आंसर दिया, काफ़ी क्विक। आई एम श्योर बहुत सारे जो मिथ्स हैं लोगों के मन में वो क्लियर हो गए होंगे। डॉक्टर, आपके तक कोई और ऐसे मिथ्स पहुंचे हैं ब्रेस्ट हेल्थ के अराउंड में जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगी? लंप, हाँ। लोग बहुत बार आएंगे कि और बहुत ही पेक्यूलियर प्रेजेंटेशन के साथ आते हैं कि घर में किसी के कैंसर डायग्नोज हो गया, फ्रेंड के डायग्नोज हो गया, सिस्टर के डायग्नोज हो गया और अब उन्हें लंप फील होना शुरू हो गया है। वो लम्प्स पहले ही थे। हाँ। और वो शायद नॉर्मल पार्ट ऑफ ब्रेस्ट थे जो हम एक्सेप्ट कर रहे थे और अब हम डर गए हैं। सो मुझे लगता है कि नॉलेज इस बारे में कि कैसा लंप है जिसको लेके मुझे अलर्ट होना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ताकि हम पैनिक में ना जाएं एकदम से। और रेगुलर चेक करेंगे, अपनी ही ब्रेस्ट के बारे में नॉलेज रहेगी। जैसे हम अपना फेस सारा दिन मिरर में देख के सेट करते हैं, हमें पता है मेरी इधर से शक्ल ऐसे, बाल ऐसे, ये चीज़ ऐसे। उसी तरह अगर हम रेगुलर ब्रेस्ट एग्जामिन करेंगे तो हमारी ब्रेस्ट में ही अगर हमें नॉर्मल से कुछ अलग मिलेगा तो हम एकदम पकड़ेंगे। एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि इसी पर ही हम बात करें कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन महिलाओं के लिए कितनी ज़रूरी है, कैसे करें, कब करें, सही तरीका क्या है? जी, सो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर औरत को करना चाहिए, हर महीने करना चाहिए। पीरियड आने के बाद 5वें से 7वें दिन के बीच में इज़ अ गुड टाइम। आप जब नहाने गए हैं उस टाइम पे अगर आपके बाथरूम में मिरर है उस टाइम पे एग्जामिन करिए। पहले स्टैंडिंग पोजीशन में बाथरूम में करके आइए, फिर बाथरूम से बाहर निकल के लेट के भी अपने आप को एग्जामिन करिए। हाथ का ये हिस्सा यूज़ करिए, प्रेस डायरेक्टली करिए और फील करिए सर्कुलर मोशन में सब तरफ। पहले नोटिस करिए कि दोनों की शेप रेगुलर, आपकी जो भी एबनॉर्मल उनके साइज में डिफरेंस है वो नोटिस kariye। निपल्स नोटिस करिए, अंदर को तो नहीं जा रहे हैं, कोई स्किन कहीं से पकड़ तो नहीं है, अंदर को खिंचाव तो नहीं लग रहा स्किन में। जैसे संतरे जैसा स्किन का टेक्सचर तो अदरवाइज तो स्मूथ होता है, पर संतरे जैसा टेक्सचर तो नहीं है, ये नोटिस करिए। कहीं से अंदर खिंची हुई लग रही है स्किन, वो इम्पॉर्टेंट है। एक बार देख लिया उसके बाद हाथ से एग्जामिन करेंगे, हाथ से सर्कुलर मोशन में सब तरफ फील करेंगे। लंप जनरली ऐसे में जो फील होंगे उन पे ध्यान देंगे। हार्ड लंप जो हिले ना, जो एक ही जगह पे है, जो इरेगुलर है, शुड अलर्ट यू। इवन जैसे एक सीड का फील कोई लंप दे रहा है आपको कि जैसे हार्ड दाना है, ये उस पे भी अलर्ट हो, जो अंदर फ्रीली मोबाइल भी है। दैट कुड बी स्टार्ट, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर का, राइट। इसके अलावा सॉफ्ट लंप है, रबरी सी फील का है, इजीली घूम रहा है ब्रेस्ट के अंदर, हम उसको ब्रेस्ट माउस भी बोलते हैं, कॉमन फाइब्रोएडिनोमास। वो उतने चिंता वाले नहीं होते हैं, बट हार्ड इरेगुलर लंप तो ज़रूर फिर डॉक्टर को दिखाएं। एंड स्पेशली आई फील कि जैसे 20-25 की उम्र के बाद ये आप रेगुलर हर मंथ करिए, हर महीने किसी स्पेसिफिक टाइम पर करें। जी, पीरियड शुरू होने के 5वें या 7वें दिन पे कर लीजिए, दैट्स अ गुड टाइम। तब तक ब्लीडिंग खत्म हो जाती है। कई लोगों का ब्रेस्ट हल्का सा पेनफुल रहता है पीरियड्स में भी, तो 5वें-6ठे दिन जब पीरियड खत्म हो गया उसके बाद आप कर लीजिए। ओके। जैसे पीरियड्स में आपने कहा कि कुछ लोगों को ब्रेस्ट में पेन रहता है, टेंडरनेस हो जाती है, ये चीज़ें हम कब कंसिडर करें कि नॉर्मल है और कब नॉर्मल नहीं है? क्योंकि बहुत से लोग इसमें ही घबरा जाते हैं कि जब पीरियड्स होते हैं तब ब्रेस्ट टेंडरनेस होने लगती है, हैवी फील होता है, बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, तो अक्सर लोगों को लगता है कि कहीं कैंसर ही तो नहीं है।
जी तो ये थोड़ा सा बताइए। जी, ये पेन ज़्यादातर कैंसर नहीं होती। ये एज आई पहले भी हमने बात की कि हार्मोनल स्टिमुलेशन से हो रहा है। लास्ट फेज ऑफ जो पीरियड होता है, लुटियल फेज भी बोलते हैं, उसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है। वो सब तरफ ब्लोटिंग करता है। हम रियलाइज करेंगे एक्ने भी हो रहे होते हैं, थोड़ा फूला भी महसूस हो रहा होता है, ड्रेसेस टाइटर लग रही होती हैं, एंड साथ में ब्रेस्ट पेन हो सकता है। आपको साइक्लिकली सालों से हो रहा है, अनलाइकली कि ये कैंसर हो, ज़्यादा चांस है कि ये हार्मोनल है। एंड फिर भी अगर डाउट लगता है या न्यू ऑनसेट है कि नया आया है, पहले बिल्कुल नहीं था, तो ज़रूर अपना चेकअप कराएं। पर अगर ये चलता आ रहा है, हाँ, इसका ट्रीटमेंट ज़रूर है। अगर आप इससे बॉदर हो रहे हैं, अगर परेशान हो जाते हैं, उस वक्त बहुत मुश्किल लगता है, तो बहुत सिंपल दवाइयाँ हैं जो मदद करती हैं और वो ली जा सकती हैं। पर हाँ, कैंसर का खतरा इसमें नहीं है। ठीक है। तो ये आपने हमें वार्निंग साइंस बता दिए। जी डॉक्टर, ब्रेस्ट हेल्थ को लेकर के ना और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, खास करके शेप और साइज को लेकर के जी कि ब्रेस्ट का साइज जो है वो कौन सा नॉर्मल कंसिडर किया जाए, शेप कैसा होना चाहिए। कई लोगों के पॉइंटेड ब्रेस्ट होते हैं, कई लोगों के राउंड होते हैं, कई लोगों के एक ही साइड होते हैं, या कई बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनका एक पॉइंटेड होगा और एक दूसरी साइड से मुड़ा हुआ होगा। तो आपके हिसाब से नॉर्मल शेप और साइज़ क्या है ब्रेस्ट का? देखिए, जैसे हम इंसान हर एक अलग शेप, अलग शक्ल का है और सब है ना, ठीक ही है, सब नॉर्मल ही है, उसी तरह ब्रेस्ट के साथ भी ये है। देयर कुड बी वेरिएशन। थोड़ा सा ये भी है कि किस स्टेज ऑफ लाइफ पे हैं आप। यंग गर्ल जिसके अभी ब्रेस्ट ग्रो की है, मोर पॉइंटेड होंगे, मोर अपवर्ड पॉइंटिंग होंगे। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वो नॉर्मल उस पे पोजीशन पे आ जाते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग हुआ, हल्का सा उसके बाद सैगिंग आता है। ओवर टाइम आप मेनोपॉजल फेज में आए, थोड़ा और सैगिंग आएगा। धीरे धीरे फैट टिश्यू भी कम होता है, सो यू मे सी मोर सैगिंग लाइक इट इज़ फॉर एनी अदर बॉडी पार्ट। जैसे हमारे फेस के लिए होता है या शरीर के बाकी झुर्रियाँ आती हैं, उसी तरह ब्रेस्ट में भी चेंजेस आती हैं। सो हर शेप, हर साइज नॉर्मल है। हाँ, अगर उस चीज़ के कारण आप में कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था कि बहुत हैवी ब्रेस्ट है और उसके कारण आपको बैक पेन रहता है, तो ऐसे में कई बार रिडक्टिव सर्जरीज भी सोची जाती हैं जिनमें ऐसा प्रॉब्लम होता है। या बिल्कुल आपके ब्रेस्ट डेवलप नहीं है और इससे आपके कॉन्फिडेंस में बहुत इशू आ रहा है, तो इनका ऑगमेंटेशन भी किया जा सकता होता है, साइज एनहांस किया जा सकता होता है। हाँ, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जी। हमें जैसे शेप और साइज़ की बात की ब्रेस्ट के, निपल्स के अराउंड भी काफ़ी ज़्यादा बातचीत है कि निपल्स के अराउंड वाला जो एरिया है, किसी का बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, किसी का बहुत लाइटली पिगमेंटेड है, किसी के पॉइंटेड है, किसी के ओवर सेंसिटिव है, रेड हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ये बताइए कि ब्रेस्ट में निपल्स को हम कैसे एग्जामिन करें और वो कैसे समझे कि कौन सा नॉर्मल है, कौन सा नहीं। जी, सो देखिए, निपल का एरिया के अराउंड जो डार्कर पोर्शन होता है उसको एरियोला बोलते हैं। ब्रेस्ट एक्चुअली में एक ग्लैंड है जिसके अंदर बहुत सारे ग्लैंडुलर सेल्स हैं और उसकी डक्ट से फिर मिल्क, ग्लैंड में मिल्क बनेगा और डक्ट से वो मिल्क निपल के थ्रू बाहर आएगा। तो निपल तो एक रास्ता है जिसके थ्रू उस मिल्क ने आना है। एरियोला जो है, जो डार्कर पोर्शन उसके अराउंड है, वहाँ पे कह लो स्टोरेज पार्ट है उन डक्ट्स का। तो जब बच्चा उस पोर्शन पे प्रेस करता है ब्रेस्ट फीडिंग मदर में, तो मिल्क बाहर निकल के आता है। तो एरियोला एक्चुअली लाइफ में साइज चेंज भी करता है, कलर चेंज भी करता है। आप जब यंग गर्ल हैं तो आपका कलर लाइटर हो सकता है, साइज एरियोला का स्मॉलर हो सकता है। जैसे जैसे अगर आप प्रेग्नेंट हुए तो एरियोला का साइज प्रेगनेंसी में भी बढ़ेगा, ब्रेस्ट का साइज भी बढ़ेगा प्रेगनेंसी में, और जब आप ब्रेस्ट फीड करेंगे तब भी ये इंक्रीज करेगा। एंड उसके बाद फिर वो रिड्यूस नहीं होगा। अब एक बार जो साइज बन गया वो उतना ही रहेगा, कम नहीं होगा। एंड सब्सिक्वेंटली हर प्रेगनेंसी में इसी तरह से होगा। बट जैसे फेरर स्किन के लोग हैं उनमें एरियोला का कलर भी फेरर होगा। हम डार्कर स्किन के लोग हैं, हमारे में डार्कर थोड़ा सा कलर होगा। सो ये वेरिएशन है डिपेंडिंग ऑन हमारा अपना स्किन कलर कैसा है। ठीक है। आपने जैसे प्रेगनेंसी की बात की, तो उस दौरान ब्रेस्ट फीडिंग में जो दिक्कतें कई बार महिलाएं फेस करती हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। कई बार ब्रेस्ट मिल्क नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, या कई बार बच्चे ने वहाँ पर बाइट कर दिया तो उस वजह से काफ़ी पेन भी होता है, और कुछ इश्यूज ऐसे हो जाते हैं कि वहाँ आसपास का एरिया रेड हो जाता है या वहाँ पर रैशेज वगैरह हो जाते
जाते हैं, तो इसके बारे में बताइए कि ये सब क्यों होता है। सो देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग जैसे मदरहुड एक जर्नी है। आप पहले दिन से यू आर नॉट अ परफेक्ट मदर, आप Yes. धीरे धीरे सीखते हैं कि कैसे इस एरिया को नेविगेट करना है, कैसे बच्चे के साथ एंगेज करना है। उसी तरह जब ब्रेस्ट फीडिंग शुरू होती है, सो ये एक जर्नी है जो शुरू के दिनों में मदर भी सीख रही है, बच्चा भी सीख रहा है। मदर सीख रही है कि प्रॉपर लैच कैसे कराएं। लैच में एक्चुअली बच्चे का पूरा मुंह खुलना चाहिए, एरियोला अंदर मुंह के जाना चाहिए, पर होता क्या है, शुरू शुरू में सिर्फ निपल मुंह में जा रहा होता है। और मैं आपको बता रही थी कि निपल सिर्फ एक रास्ता है और बहुत छोटा एरिया है, सो वहाँ बाइट होने का रिस्क रहता है। बाइट होने से अब वो ये सोरनेस हो जाएगी, ब्लीडिंग भी हो सकती है, और उस एरिया को हील होने में फिर 6-8 घंटे, कई बार 1 या 2 दिन भी लग जाते हैं, वंस एक बार बिटन हो जाता है। तो वो थोड़ा सा उस टाइम पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। कई बार कई लोग हाइजीन नहीं मेंटेन करेंगे तो वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन भी हो जाती है। सो एरिया क्लीन ज़रूर रखना चाहिए, बिकॉज आपके बच्चे को भी, नहीं तो थ्रश बोलते हैं इसको, ओरल थ्रश, तो बच्चे को भी हो जाता है और फिर माँ के निप्पल पे भी आता है। तो वो प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी है कि क्लीनलीनेस अपनी मेंटेन करके रखें, रोज़ नहाएं, रोज़ ब्रेजियर चेंज करें, और अननेसेसरी ब्रेस्ट पैड्स आते हैं जो लोग पहन लेते हैं, वो अंदर उसमें मिल्क भरा रहता है और आपने पुराना कर लिया तो वो इन्फेक्शन का कारण बनेगा। उससे बेटर है सिंपल कॉटन के आप ब्रा पहनिए, ताकि वो इन्फेक्शन का वहाँ पे वो ना बने, सामान ना इकट्ठा हो। सो बाकी यस, स्किन की रेडनेस भी हो सकती है, स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग टाइम में अगर ध्यान ना दिया जाए। सो ये इनिशियल चैलेंजेस में आता है जो धीरे धीरे समझ के नेविगेट करने पड़ते हैं। ठीक है। और डॉक्टर, मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बार ब्रेस्ट बाइट की वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान उस लड़की की डेथ हो गई थी, और एक्सेसिव लव बाइट्स की वजह से भी एक लड़के की भी डेथ हो चुकी है। तो ऐसा कुछ होता है? एक्चुअली ह्यूमन बाइट इज द मोस्ट डेंजरस। एनारोब्स होते हैं वो बैक्टीरिया जो जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो वो शरीर के अंदर ही घुस के और इन्फेक्शन बढ़ा सकते हैं। सीम्स ओवर वो इतना आसान भी नहीं है। हाँ, पर अगर कोई बहुत, जैसे 2 लोगों में झगड़ा हुआ और कोई बहुत डीप ह्यूमन बाइट हुई है, दैट डज हैव अ पोटेंशियल, उसका चांस होता है, पर इतनी कॉमन चीज़ नहीं है कि हम कहें कि ऐसे हो जाएगा। थोड़ा सा इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना सेंसेशनलिज्म है, नहीं पता चलेगा। राइट, बिल्कुल ठीक है। अभी हमने जैसे स्टार्टिंग में ब्राज की बात की, आजकल अलग अलग तरीके के मार्केट में प्रोडक्ट्स आ गए हैं। एक जैसे आपने सुना होगा शायद बूब टेप है, कुछ ऐसे स्टिक ऑन्स आते हैं कि आपको अगर जैसे बैकलेस पहनना है या आपको ब्रा नहीं पहनना है, तो ये सारी चीज़ें, तो वो आपके, और फिर पुशअप ब्राज वगैरह भी हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या अफेक्ट करती हैं ब्रेस्ट हेल्थ को? देखिए, जो भी पहन रहा है वो रेगुलर तो नहीं पहन रहा है, वो तो स्पेसिफिक ओकेजन के लिए उसने पहना और फिर वो उतार देंगे। आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म में आप ये चीज़ें यूज़ करें तो ऐसा कुछ नुकसान है। सेम गोज फॉर पुशअप ब्राज। अनकंफर्टेबल ज़रूर है आपके लिए, आप जब उसे चेंज करेंगे आप उसका स्ट्रेन फील करेंगे, बट उसके अलावा क्या उसका कोई नुकसान है? ऐसा सच नहीं। ठीक है। क्या एज के साथ अगर सैगिनेस ब्रेस्ट की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो ये भी एक चिंता की बात होती है, या ये एक नॉर्मल एजिंग फिनोमिना है कि थोड़ा सैगिंग होगा ही। हाँ, अगर आप अंडरलाइंग मसल की स्ट्रेंथ अच्छी रखेंगे, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या थोड़ा वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो यू मे फील कि हाँ बेटर अपीयरेंस है। परफेक्ट। हमने ब्रेस्ट कैंसर की बात की, तो आज के समय में इस पर बात भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की बात की, मैमोग्राफी एक टेस्ट होता है जिसको कराया जाता है, तो ये कौन सी लड़कियां करा सकती हैं, कब कराएं, प्रोसीजर क्या होता है, किस उम्र से, थोड़ा सा वो बताइए। जी देखिए, 40 की उम्र से पहले अगर ब्रेस्ट का कोई इश्यू है तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट कराना चाहिए। मैमोग्राफी 40 से ऊपर की उम्र की औरतों के लिए है। उसमें बेसिकली एक्सरे लिए जाते हैं ब्रेस्ट के, कंप्रेस करके उसको थोड़ा। सो ईयरली 40 की उम्र से, फिर 45 से कह लीजिए हर 2 साल में भी कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आप 35 से भी शुरू कर सकते हैं अपना असेसमेंट कराना। पर हाँ, शुरू में अल्ट्रासाउंड प्रेफर्ड मोड रहेगा, मैमोग्राफी 40 की उम्र से बेहतर रहेगी। ठीक है। पर ज़रूर करानी चाहिए, हर एक को रेगुलरली करानी चाहिए, बिकॉज ये बड़ी सिंपल मोडालिटी है, और आपके हाथ से आप जब कैंसर पिक करोगे, कह लो उससे साल पहले शायद आप पिक कर लो मैमोग्राफ से।
करेक्ट है, ठीक है। जी। BRCA टेस्ट भी होता है, ये जी। टेस्ट क्या है, ब्रेस्ट हेल्थ के बारे में क्या बताता है? सो हमारे शरीर में कई बार ऐसे जीन्स होते हैं जो हमारी कैंसर की प्रोपेंसिटी, कैंसर का चांस बढ़ाते हैं हमारा, है ना। सो BRCA1, BRCA2 ऐसे जीन्स हैं जो ब्रेस्ट कैंसर का और ब्रेस्ट के साथ एक्चुअली ओवरी के कैंसर का भी रिस्क बढ़ाते हैं, कोलन के कैंसर का भी रिस्क बढ़ाते हैं। अगर आपकी फैमिली में ये जीन कैरी हो रहा है तो आपके घर में ऐसे लोग होंगे जिनमें किसी में ब्रेस्ट कैंसर हुआ, किसी में कोलन हो गया, किसी में ओवेरियन कैंसर हो गया। अगर आपकी मदर, आपकी सिस्टर यंग एज से 30, 35, 40, 50 की उम्र से पहले उनको कैंसर हो रहा है ब्रेस्ट का, तो उनमें पहले टेस्टिंग होनी चाहिए कि वो कैरियर तो नहीं है। नहीं है, हाँ। हम उसको इंडेक्स केस बोलते हैं, जिसमें एक्चुअल कैंसर हुआ, उनका चेक होना चाहिए। अगर वो कैरियर हैं तो फिर उनकी बेटियां आगे एट रिस्क हैं और उनकी BRCA टेस्टिंग की जा सकती है। पर ऐसे नहीं है कि लेफ्ट राइट सेंटर किसी को भी ये टेस्ट कराना चाहिए। रीज़न इसका कि आप टेस्ट करा लें, आपकी पीछे हिस्ट्री नहीं है और आप एक यंग पर्सन हैं, आपसे 20 ईयर ओल्ड हैं और आपने टेस्ट करा लिया, आपने ना भी आपकी शादी हुई है ना बच्चे हुए हैं, और ट्रीटमेंट क्या है, इवेंचुअली ब्रेस्ट रिमूवल करना है अगर आपका तो ये टेस्ट सोच समझ के करना चाहिए। आइडली पहले जेनेटिसिस से असेस करा के कि क्या मैं कैंडिडेट हूँ ये टेस्टिंग के लिए, और फिर आगे के प्लान की क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए। आपकी फैमिली कंप्लीट हुई होनी चाहिए। जैसे बहुत फेमस सेलिब्रिटी है एंजेलिना जोली, तो उन्होंने फैमिली कंप्लीट किया और फिर उनका ब्रेस्ट रिमूवल हुआ और ओवरीज रिमूव कर दी गई बिकॉज वो BRCA पॉजिटिव है। हाँ, तो कब करना चाहिए, कब फिर एक्शन ले सकें, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। करेक्ट है, बिल्कुल। आजकल ब्रेस्ट इम्प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ये सब चीज़ें कराते हैं, तो क्या ब्रेस्ट इम्प्लांट्स की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क हो सकता है? नॉट रियली। न्यूट्रल इम्प्लांट्स होते हैं, ये सिलिका मटेरियल है। सिलिका इज मतलब कह लीजिए मोस्ट नॉन रिएक्टिव मटेरियल है, इसीलिए यूज़ किया जाता है। वर्सेटाइल मटेरियल है, कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, जिनको लगती है ज़रूरत वो इम्प्लांट्स लगवा सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स में भी लगाया जाता है। सपोज आपका लार्ज ब्रेस्ट टिश्यू निकल गया है, ये लम्पेक्टमी हुआ है और एक और दूसरे के साइज में ह्यूज डिफरेंस है, ऐसे में भी इम्प्लांट यूजफुल है। सो ऐसा नहीं है कि इम्प्लांट लगाने से कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा। असेसमेंट जरूर डिफिकल्ट हो जाती है। जब ब्रेस्ट के अंदर एक इम्प्लांट है तो उसके पीछे अगर कुछ नया कैंसर टिश्यू बढ़ रहा है तो वो फील करना मुश्किल हो सकता है अगर आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम करेंगे तो। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर, कई बार ना ब्रेस्ट में से डिस्चार्ज भी होने लगता है निप्पल में से, तो ये नॉर्मल है या दिस इज नॉट नॉर्मल? देखो, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग हैं तो नॉर्मल है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और थोड़ा डिस्चार्ज आया है, मोस्ट लाइकली ये भी नॉर्मल है। अगर आप इन दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं है और आपको डिस्चार्ज आ रहा है, स्पेशली अगर एक ही साइड से आ रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं होता है। ये कई बार हार्मोनल होता है, कई बार एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन, वो बहुत बढ़ जाता है, उन लोगों में भी देखा जाएगा। और अगर ये डिस्चार्ज ब्लडी है तो देन वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको इवैल्यूएट करें। कभी कभी ये कैंसर के सेल से भी आएगा ऐसा डिस्चार्ज। कैंसर में भी, ब्रेस्ट के कैंसर में वन ऑफ द सिम्टम्स ब्रेस्ट डिस्चार्ज हो सकता है। ठीक है। अच्छा, हमारी जो स्लीपिंग पोजीशन होती है, क्या इस पर डिपेंड करती है कि हमारे ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ेगा या छोटा होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि लड़कियों को अपनी ग्रोइंग एज में पेट के बल नहीं सोना चाहिए, तो इससे उनके ब्रेस्ट पर प्रेशर आएगा, ब्रेस्ट बढ़ेंगे नहीं। तो इज दैट ट्रू और नॉट? नहीं, कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है इस बात का। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता आप जिस पोजीशन में कंफर्टेबल है उसमें सोइए। ओके, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जितनी बात की है डॉक्टर, उसमें एक चीज़ आपने जैसे कहा कि ब्रेस्ट में कभी भी लम्प फील हो तो उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई लोगों में सिस्ट भी हो जाता है और लम्प भी हो जाता है और एक फाइबर जैसा कुछ टिश्यू भी शायद डेवलप हो जाता है। तीनों में डिफरेंस क्या है, हम कैसे रिकॉग्नाइज करें? राइट। सो अगर आपने ब्रेस्ट अपना चेक किया और आपको कोई लम्प फील हुआ है, सिस्ट जनरली फ्लूइड
फिल्ड कोई भी टिश्यू होगा उसको हम सिस्ट कहेंगे, राइट। सो अगर आपको बॉल जैसा, स्क्विशी बॉल जैसी फीलिंग है तो वो सिस्ट है मोस्ट लाइकली। कैंसर का हमने डिस्कस किया था, बहुत हार्ड होता है और लेटर स्टेजेस में फिक्स्ड भी हो सकता है कि वो ज़्यादा हिलेगा नहीं, एजेस इरेगुलर हो सकते हैं। सो दैट इज, ये है एक चीज़ जो कैंसर के बारे में स्पेसिफिक है। जहाँ तक फाइब्रो एडिनोमास है तीसरा, जिसमें जिनको ब्रेस्ट माउस भी बोलते हैं, बड़ी कॉमन कंडीशन है, यंगर गर्ल्स में नज़र आएगी। धीरे धीरे एक लंप फील होगा जो थोड़ा मीडियम फर्म कंसिस्टेंसी का है, फील करने में फर्म है और घूम रहा है ब्रेस्ट के अंदर एक ही जगह पे, जैसे कह लीजिए एक तरफ है वहीं पे ही, पर आप उसको हिला सकते हैं, साइड मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। स्मॉल फाइब्रो एडिनोमास कॉमन है, पेनफुल नहीं होते हैं जनरली। हाँ, अगर रैपिडली ग्रोइंग होते हैं तो फिर इनको रिमूव करना चाहिए। अगर बहुत स्मॉल है, हाँ, आप एक बार इवैल्यूएशन करा सकते हैं कि हाँ मुझे ऐसा लंप फील होता है, पर ज़्यादातर केसेस में स्मॉल छोटे वालों को छोड़ दिया जाएगा कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 6 महीने में आपको वापस बुलाएंगे कि एक बार इवैल्यूएट करेंगे कि बढ़ तो नहीं रहा है, और अल्ट्रासाउंड पे कंफर्म किया जाएगा कि फाइब्रो एडिनोमा ही है या कुछ और तो नहीं लग रहा। सिस्ट भी जनरली बिनाइन होती हैं, कैंसरस नहीं होती हैं, बहुत रेयर केसेस में कैंसरस होती हैं। एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर हम ओल्डर एज के पर्सन हैं, कुछ नया अंदर आया है तो उसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाती है यंगर एज के पर्सन में, वो सेम चीज़ आए होने की, तो वो इवैल्यूएट होना चाहिए। कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल आज के समय में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। उनका कहना है कि दे यूज़ कुछ ऐसी क्रीम्स का इस्तेमाल करती हैं ब्रेस्ट के साइज़ को बढ़ाने के लिए, ब्रेस्ट को गोरा करने के लिए। ये सारी क्रीम्स इफ़ेक्टिव होती हैं आपके हिसाब से, और क्या इसको रेगुलर यूज़ करने से ब्रेस्ट को कुछ खतरा है? डेफिनेटली खतरा है, क्योंकि अगर हम ब्रेस्ट साइज बढ़ाने के लिए तो हम ईस्ट्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हार्मोन जो अगर कैंसर सेल पड़े हैं तो उनको और स्टिमुलेट कर देगा। बॉडी अपने नेचुरल तरीके से जितना मर्जी ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करे और ब्रेस्ट टिश्यू में पहुंचे, उसका एक सिस्टम है, उसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बियॉन्ड हम बाहर से हार्मोन्स को देने में वैसे ही बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए कि किस में दें किस में नहीं दें। तो बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है कि ये क्रीम्स यूज़ की जाएं ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ाने के लिए। सिमिलरली स्पेशली वाइटनिंग क्रीम्स उस एरिया में अननेसेसरी, देखिए जो केमिकल यूज़ करेंगे वो कुछ तो स्किन में एब्जॉर्ब होगा। आज की डेट में हमें कुछ चीज़ों का कैंसर पोटेंशियल, कार्सिनोजेनिक पोटेंशियल बोलते हैं हम, जो पता होगा, पर बहुत सारी चीज़ों का आज नहीं पता होगा। मे बी आज से 25 साल बाद पता चलेगा, रिसर्च और आएगी तो पता चलेगा। सो अननेसेसरी ये सब चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए, इनका शरीर पे हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। ठीक है। ऐसे ही रोल ऑन्स को लेकर के भी है, जो अंडर आर्म रोल ऑन्स वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल बढ़ा हुआ है जी। क्या इसको भी इस्तेमाल करने से ब्रेस्ट पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है? थोड़ा कंट्रोवर्शियल एरिया है। रोल ऑन्स में कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनको लेके डाउट्स हैं, जैसे एल्यूमिनियम है एक, दूसरा अल्कोहल कंटेनिंग डिओड्रेंट्स है। ज़्यादातर में आपको अल्कोहल तो मिलेगा ही। एल्यूमिनियम भी बहुत सारा, इफेक्टिवनेस इन दोनों इंग्रेडिएंट से खूब आती है डिओड्रेंट्स में, पर इनको लेके बहुत सारा डाउट भी है। इसीलिए दुनिया भर में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अब एल्यूमिनियम फ्री और अल्कोहल फ्री डिओड्रेंट्स बनाने लग गए हैं। क्या बहुत डेटा है हमारे पास कि ये करता ही है कैंसर? बहुत डेटा तो नहीं है, पर जैसे कि मैंने अभी बोला था, बहुत सारी चीज़ों में शायद हमें समय के साथ पता चलेगा कि ये एक्चुअल में क्या कर रही हैं। रिसर्च चल रही है जी जी। पर हाँ, क्योंकि हमारे पास एल्यूमिनियम और अल्कोहल फ्री ऑल्टरनेटिव्स हैं, सो जिनका इन चीज़ों को एक्सेस है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको ज़रूर कर लेना चाहिए। ठीक है, ओके। जो अंडर आर्म्स वैक्सिंग कराते हैं या फिर अंडर आर्म्स के हेयर रिमूव करने के लिए क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, क्या उसका भी कुछ असर पड़ता है हमारे ब्रेस्ट हेल्थ पर? देखिए, आई थिंक सिंपल नॉर्मल जो वैक्स होती है वो यूज़ करने से तो कुछ नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप जस्ट एपिलेट कर रहे हैं स्टिकी सब्सटेंस यूज़ करके। पर जो क्रीम्स हैं जो लगा के, और वो थोड़ा एब्जॉर्ब भी होंगी एंड उनमें ऐसे सब्सटेंसेस भी होंगे जो कि हेयर को गला रहे हैं बेसिकली, तो स्ट्रॉन्ग हैं जो भी केमिकल्स हैं। तो अगेन मे बी स्टडीज़ ना हो हमारे पास, पर पोटेंशियल हार्म की पॉसिबिलिटी रहेगी। सो मे बी बेटर चॉइस एपिलेशन या शेविंग
ये बेटर चॉइसेस हैं। जी। मोबाइल रेडिएशन का कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? कई सारे लोगों का कहना है कि फोन पास में रख के सोते हैं, वाईफाई ऑन रहता है, जी। तो उन सब से रेडिएशन आता है जो कि हमारे ब्रेस्ट हेल्थ पर इम्पैक्ट कर सकता है। देखिए, ये तो ना आई थिंक बड़ा वाइडर टॉपिक है, शरीर के और सब अंगों के लिए भी कितना इसका हम वरी कर रहे हैं। और इसमें भी यही है कि अभी क्या हमारे पास कुछ रोबस्ट डेटा है जो कहे कि हाँ होता ही है। जब हम मेडिसिन में किसी चीज़ का हार्मफुल इफेक्ट डॉक्यूमेंट करते हैं कि ये हार्मफुल है, तो इसका मतलब है कि उसकी एडिक्वेट टेस्टिंग हुई है। हाँ, उसके कुछ proper research रैंडमाइज्ड रहा है। कंट्रोल ट्रायल्स हुए हैं जिससे वो असेस हुआ है। वो हमें इन चीज़ों में कभी नहीं मिलेंगे जिससे हम कह सकें कि हाँ ये हाँ इसका पक्का इम्प्लीकेशन है ही। पर ओवरऑल मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए समझदारी की यूजेज करें तो शायद फंसेंगे कम। बिल्कुल जी। स्मोकिंग और अल्कोहल का कितना इम्पैक्ट पड़ता है जो लड़कियां करती हैं उनके जी। ब्रेस्ट हेल्थ पर? स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि वैसे तो किसी को नहीं करनी चाहिए, बट औरतों में इतना हार्मोनल फ्लक्चुएशन है, हर साइकिल में हार्मोनल फ्लक्चुएशन है, लाइफ के डिफरेंट फेजेस में है, और कैंसर कॉजिंग प्रोडक्ट्स तो स्मोक में है ही। टोबैको के अंदर बहुत सारे म्यूटाजेंस बोलते हैं जो सेल में चेंजेस प्रोड्यूस करने वाले केमिकल्स हैं। सो डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है। स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर माना गया है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। अच्छा, ओके। जी। सेम अल्कोहल? अल्कोहल उतना स्ट्रांगली शायद नहीं, पर हाँ इम्पैक्ट तो उसका भी है। हाँ बिल्कुल। तो हमने अभी तक डॉक्टर जो भी बात की है उसमें आई एम श्योर जितनी चीज़ें आपने हमें बताई वो हमारी ऑडियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होंगी। आपने ब्रेस्ट हेल्थ पर इतनी ब्यूटीफुली और इतनी इंसाइटफुल चीज़ें हमारे साथ शेयर की, बहुत सारे मिथ्स को भी डिबंक किया, बहुत सारी सही चीज़ें हमें बताई भी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। एक ऐसा है कि जो सोया प्रोडक्ट्स होते हैं, खाने की चीज़ें होती हैं, वो एस्ट्रोजन बढ़ाती हैं तो हमारे ब्रेस्ट के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो क्या सच में हमें सोया प्रोडक्ट्स का कंजप्शन कम कर देना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि ब्रेस्ट हेल्थ हमारी सही रहे? जी। सोए के अंदर ईस्ट्रोजन लाइक सब्सटेंसेस होते हैं, बहुत माइल्ड हैं, बहुत ही माइल्ड हैं। तो हम जितना सोए खाते हैं उससे उस पर एक्चुअल इम्पैक्ट आना नहीं चाहिए। तो अनटिल कोई 3 मील्स अ डे, तीनों टाइम का खाना सोए खा रहा है तो मे बी उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा ईस्ट्रोजन होगा, पर अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सोया नहीं खाना चाहिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट। हम चाहते हैं डॉक्टर कि जाते जाते आप हमें फिर से कुछ ऐसे वार्निंग टिप्स या वार्निंग साइंस बता दें या कुछ ऐसी टिप्स दे दे कि हम अपने ब्रेस्ट हेल्थ को लंबे समय तक कैसे सही रख सकते हैं, क्या करें उसको सही रखने के लिए, और क्या वार्निंग साइंस हम समय रहते पहचानें? जी, मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना शुरू करें। आपने उसके लिए वीडियो देखना है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिससे आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सीख सकते हैं। एक आदत है, जब डल जाती है तो हर महीने करना मुश्किल नहीं लगता है। तो एक तो ये ज़रूर यंग गर्ल से आदत डालिए, स्कूल गोइंग बच्चों से आदत डालिए कि हाँ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है। दूसरा, कोई भी लंप है, औरतें क्या करती हैं, हम बहुत बार देखते हैं घर के कामों में बिजी हैं या किसी का कुछ चल रहा है, अभी बच्चे के एग्ज़ाम हैं, अभी मदर बीमार हैं और खुद को लंप फील हुआ है और महीने तक नहीं दिखाने पहुंचेंगे। ऐसे में क्या है कि कोई स्टेज 1 की चीज़ बाय द टाइम आप पहुंच रहे हो वो स्टेज 2 स्टेज 3 तक जा रही है। ये बहुत कॉमन है इंडियन विमेन में। सो ये एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है कि अगर कोई लंप फील हुआ है, चेकअप में बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, इस बहाने आपका पूरा इवैल्यूएशन हो जाता है तो ज़रूर कराना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। परफेक्ट, थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड मैं बहुत खुश हूँ कि हम ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए हमने आपको बुलाया भी, सो दैट आपके ज़रिए हमारी ऑडियंस तक हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पहुँचा सकें, उनको अवेयर और अलर्ट कर सकें। क्योंकि ब्रेस्ट हेल्थ के बारे में अगर हम आज नहीं बात करेंगे तो हो सकता है आगे चल के इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगे जिसके बारे में लोगों को शायद पता ना हो। जी, तो अगर हमारी कॉन्वर्सेशन से, हमारी बात से, मैं कहती हूँ 1 या 2 लोगों को भी बेनिफिट हो तो हमारा सक्सेसफुल है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस। इस वीडियो को आप बाकी लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि इसमें जो हमने बातचीत की है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कुछ और सवाल जो हम डॉक्टर के ज़रिए बता सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के ज़रिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी हेल्पफुल सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइफ। थैंक यू।